दोस्तों, ये कहानी इतनी लंबी हो जाएगी मैंने सोचा भी ना था। पर ज्यों-ज्यों कहानी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे मेरी कल्पना में कहानी के नए नए ख्याल आते गए और जुड़ते चले गए। आप सब ने इस कहानी को बेहद सराहा, बेहद पसंद किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज कहानी का अंतिम भाग सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह भी पसंद आएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, मेरी विनती है आपसे। और अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी का अंतिम भाग। भैया उसे खींचकर पीछे ले आते हैं, लेकिन माधव के सर पर चोट लग चुकी थी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सूरज ने भी मौका संभालते हुए लाठी चलाने वाले के चेहरे से नकाब हटाया तो देखा कि ये तो भाभी का भाई था और बाकी के दो लोग जो साथ आए थे वो भी भाभी के ही भाई थे। भाभी भैया को वहां देखकर दंग रह गई। अरे आप यहाँ कैसे? आप तो दिल्ली चले गए थे, अचानक कैसे आ गए आप? भैया भाभी के पास आए और जोर से एक चांटा भाभी के गाल पर जड़ दिया। भाभी वहीं गिर पड़ी। तुझे शर्म नहीं आई ये नीच काम करते हुए? मुझे उदय ने सब कुछ बता दिया है, तेरी काली करतूत भी। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मेरे भाई और माधव के पीछे पड़ी है? क्यों अपने भाइयों को बुलवाकर माधव को पिटवा रही है? बताती है या दूं एक और? लेकिन सूरज और उदय दोनों माधव को उठाने में लगे थे। जाओ उदय, जल्दी जाओ, कुएं से पानी लेकर आओ, माधव बेहोश हो गया है। उदय जल्दी गया और कुएं से पानी निकाल कर लाया और माधव के मुंह पर पानी के छींटे मारे। 2-3 बार छींटे लगाते ही माधव कुछ होश में आया और धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। उठो माधव, उठो, तुम्हें लगी तो नहीं? क्या हो गया तुम्हें? उठो माधव। सर पर जोरदार चोट लगने से माधव की याददाश्त वापस आ गई थी और उसने सूरज को पहचान लिया और उसके गले लगकर रोने लगा। सूरज, सूरज, सूरज। माधव तुम ठीक हो गए? उदय देखो, देखो उदय, माधव ठीक हो गया। भैया देखिए माधव ठीक हो गया। माधव मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। माधव मुझे माफ कर दो। माधव तुम ठीक हो गए। नहीं सूरज, चुप हो जाओ, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है, तुमने कुछ नहीं किया। जो हुआ सब इस औरत का किया धरा है। भाभी के चेहरे का रंग उड़ गया था, उनके चेहरे की हवाइयां छूटने लगी। उसे मालूम हो गया था कि अब वो नहीं बच पाएगी, उसकी काली करतूत अब सबके सामने आ ही जाएगी। भैया बोले, हाँ बताओ माधव, क्या क्या इसने? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो सच है वो सबके सामने आना ही चाहिए। बताओ माधव, क्या क्या था इसने? माधव की आंखें भर आईं। कुछ सोच में डूब जाने के बाद बोला, उस रात जब मैं और सूरज यहीं बैठे थे तब भाभी ने हमें देख लिया। उस वक्त तो वो सूरज को यहाँ से खींचकर ले गई थी, लेकिन जाते समय वो मुझे इशारा कर गई थी कि मैं यहीं रुकूं। सो मैं यहाँ रुककर भाभी का इंतज़ार करने लगा। कुछ समय बाद भाभी आई और कहने लगी, छी, मुझे बताते हुए भी शर्म आ रही है। अरे ये तो कुछ भी बोले जा रहा है, इसकी बातों पर यकीन ना करना जी, ये अब मुझे झूठा ही फंसा रहा है। तुम चुप रहो, ज्यादा बकवास की तो दूंगा एक और, अब दोबारा मत बोलना। हाँ माधव, तुम कहो, क्या कह रहे थे? डरो नहीं बेटा, सब कुछ सच सच बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। कुछ देर बाद भाभी आई और कहने लगी, मैं तो तुम्हें बड़ा मर्द समझती थी, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे मर्दानगी की कई लड़कियां दीवानी होंगी, पर तुम तो एक हिजड़े निकले, ना बद कहीं के।
मैंने समझाया भाभी को कि नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हो, इसमें मर्द या ना मर्द की कोई बात नहीं है। तो भाभी कहने लगी, अच्छा ये बात है, मैं कैसे मानूं कि तू मर्द ही है। और कहने लगी, अगर मर्द है तो साबित करके दिखा। मैंने पूछा वो कैसे? तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्ला हटाकर अपने साथ छी छी, मुझे तो कहते हुए भी घिन आ रही है। सभी लोग भाभी की तरफ देखने लगे। भाभी के भाई भी वहीं खड़े दंग रह गए और एक ने तो आकर भाभी के मुंह पर खींच कर चांटा लगाया और कहने लगा, तूने हमसे झूठ बोला, हमें बताया कि ये लड़का तुम्हें छेड़ता है, सूरज के बहाने तुम्हारी गली में आता है, और हमने तेरी बातों में आकर इस बेचारे को इतना मारा और इसकी टांगे तोड़ दी। सूरज के भैया यह बात सुनकर पत्थर से हो गए, उन पर जैसे बिजली गिर पड़ी थी। फिर भी अपने आप को संभालते हुए बोले, आगे क्या हुआ माधव, सब कुछ बताओ। तो भैया मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा। तो भाभी कहने लगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें सूरज से नहीं मिलने दूंगी। मैं तुम्हें रोज़ गली में आते जाते देखा करती थी और तुम्हारी आहें भरती थी, मगर आज मौका मिला है। अगर तुम्हें सूरज चाहिए तो मेरी बात मानो, इसी बहाने मेरे घर में भी आ सकते हो। सूरज से भी मिलते रहना और मेरी प्यास भी बुझाते रहना। लेकिन भैया मैंने साफ मना कर दिया था। तो भाभी गुस्से से लाल पीली होकर वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते धमकी देती हुई गई कि तूने अच्छा नहीं किया, अब देखना इसका क्या अंजाम होगा, और अगर ये बात तूने सूरज को बताई तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर क्या हुआ माधव, सच सच बताओ। भैया अगले दिन भाभी फिर से मेरे घर पहुंची और कहने लगी कि अभी उनके साथ चलूं और सूरज से बोलूं कि मेरी शादी हो गई है और मेरी एक बेटी भी है, और अगर ऐसा मैंने नहीं कहा तो वो सबके सामने मुझे बदनाम कर देगी और बोल देगी कि मैंने उनकी इज्जत पर हाथ डाला था। मैं फंस गया था भैया, सो मैंने वैसा ही किया जैसा भाभी ने कहा। मगर 2 दिन बाद मुझे पता चला कि सूरज तो कानपुर चला गया है, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो मैं भाभी से मिलने गया और उनसे कहा कि अब की आपने यह सही नहीं किया, सूरज आपको अपनी माँ समान समझता है और आप ये उसके साथ क्या कर रही हैं। तो भाभी बोली, अभी भी समय है, अगर तुम हाँ कर दो तो मैं सूरज को वापस बुलवा लूंगी और फिर तुम मुझे खुश करते रहना। लेकिन मुझे बेहद गुस्सा आया, तो मैंने साफ साफ बोल दिया कि मैं अभी कानपुर जा रहा हूं और सूरज को सब कुछ सच सच बता दूंगा। लेकिन शाम को भाभी का फोन आया और कहने लगी कि मैं अपनी बात पर शर्मिंदा हूं, इसलिए एक बार कुएं के पास आकर मिलो, तुमसे माफी मांगनी है। और भैया जब मैं वहां गया तो भाभी अपने भाइयों के साथ वहां खड़ी थी और मुझे बहुत मारा। मैं पूरी रात वहां जख्मी हालत में पड़ा रहा और फिर उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। क्यों भाभी, ऐसा क्यों किया आपने? मैं तो आपको अपनी मां मानता था, लेकिन ये सब छी। डायन भी 7 घर छोड़ देती है, लेकिन आपने अपने बेटे के साथ ही ऐसा किया। क्यों भाभी, क्यों? मैंने अपनी माँ से ज्यादा आपको चाहा, हमेशा आपकी बात मानी, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत। क्या आपके सीने में दिल नहीं? क्या मेरी जगह अगर आपका सगा बेटा होता, आपकी अपनी औलाद होती, तो क्या आप उसके साथ भी ऐसी करती? लगता है शायद भगवान ने इसीलिए आपको आज तक बे औलाद रखा, आपकी गोद इसलिए नहीं भरी क्योंकि शायद भगवान आपकी हकीकत जानते थे। भाभी आपको शर्म आनी चाहिए। क्यों किया ऐसा भाभी, आपने क्यों किया?